दो दोस्त आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद वो एक कोठे पर जाते हैं। इन दोनों के मन में एक इच्छा थी कि वो किसी लड़की के साथ या किसी वेश्या के साथ में थोड़ा समय बिताएं। वो कोठे पर जाते हैं और एक दलाल से मिलते हैं। दलाल से कहते हैं कि हमें एक लड़की की व्यवस्था कराइए, अगर आपके पास कोई अच्छी सी लड़की है तो हमारे लिए व्यवस्था कराइए। तो दलाल कहता है तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था तो करा दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो लड़की के लिए पैसे लगेंगे, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? दरअसल दोस्तों दो दोस्त होते हैं, एक होता है मनोज और एक होता है उसका दोस्त। मनोज का दोस्त क्या करता है, वो फेरी लगाता है। वो दोनों कोठे पर जाते हैं और दलाल से मिलते हैं। दलाल उनसे पैसे लेता है लड़कियों के। दोनों दोस्त 200 रुपये देते हैं लड़कियों के लिए, और कोठे पे भी उस समय पे दो लड़कियां होती हैं। तो मनोज एक लड़की को सेलेक्ट करता है, उसके साथ कमरे में जाता है, उसके साथ 5 मिनट बिताता है और वापस आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल दोस्तों मनोज जिस लड़की के साथ में उस कमरे के अंदर समय बिताकर आया था वो उसकी सगी बहन थी। उसकी सगी बहन 3 साल पहले घर से अचानक से गायब हो जाती है। अब मनोज और मनोज के परिवार वाले उस लड़की को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिल पाती। मनोज ना जाने कितने कोठों पे चला जाता है, कितनी जगहों पे जाता है लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन वो लड़की उसे मिली तो कहाँ मिली, इस कोठे पर मिली। और मनोज को आज उसकी बहन मिली तो किस रूप में मिली, क्या काम करती हुई मिली। दोस्तों अगर आप भी इस कहानी को पूरी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है। बिहार का एक जिला लगता है बेगूसराय, और बेगूसराय का एक कस्बा लगता है जिसका नाम है वखरी। दोस्तों दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 3 जनवरी 2018 की। हालांकि ये अंतिम दिन था, ये बुधवार का दिन था। और अंतिम दिन क्यों था, इस दिन मनोज आया हुआ था। लेकिन दोस्तों इससे लगभग 2 हफ्ते पहले की बात होती है कि एक लड़का होता है, वो गली मोहल्ले में फेरी लगाता है। वो जिस गली मोहल्ले से फेरी लगाता हुआ निकलता था तो उसकी आवाज़ ही कुछ ऐसी थी कि लोग उसकी ओर देखते थे। एक दिन वो बेगूसराय के वखरी इलाके में फेरी लगा रहा होता है और वहाँ से निकल रहा होता है। अब जिस इलाके में से वो निकल रहा होता है उस इलाके में घर में देह व्यापार का काम चल रहा होता है। तो जैसे ही वो वहाँ से फेरी लगाता हुआ निकलता है और आवाज़ लगाता है ज़ोर ज़ोर से, तो एक वेश्या उस घर की खिड़की में आती है जिसने कि उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेकअप किया हुआ होता है। वो इस फेरी वाले की तरफ देखती है और उसको इशारे करती है आने के। अब जब मनोज उस लड़की की ओर देखता है तो लड़की बार बार उसे बुला रही थी। अब मनोज बार बार उसकी तरफ देखता है, फिर नीचे से सर कर लेता है। वो कहीं तो घबरा रहा था और कहीं उसको शर्म आ रही थी। अब मनोज क्या करता है, उस लड़की के पास जाता नहीं है, वो वहाँ से आगे चला जाता, अपना काम करता हुआ चला जाता है। अब दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन भी मनोज वहाँ से आवाज़ लगाता हुआ जाता है तो देखता है कि वो लड़की उसको फिर से आवाज़ दे रही है, इशारे कर रही है, बुला रही है। मनोज के अंदर कुलबुलाहट हो रही थी कि वो करे तो क्या करे। अब कोई बात नहीं, वो वहाँ से दोबारा से चला जाता है। अब मनोज क्या करता है, 2-3 दिन के बाद अपने यार दोस्तों को बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, मैं वखरी के उस इलाके में होके जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी होती है खिड़की में, और वो मेरे को आवाज़ देती है और इशारे करती है, बुलाती है अपनी ओर, तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एरिया ही रेड लाइट एरिया है। अगर तुम्हें वहाँ पे जाके उस लड़की के साथ समय बिताना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने पास में 200-400 रुपये रखो और उस इलाके में पहुँच जाओ और उसके साथ समय बिताओ और आ जाओ। तो वो लड़का क्या करता है, वो अपने पास कुछ पैसे रखता है और उस इलाके में पहुँच जाता है। वो देखता है कि वो खिड़की के पास वो आज लड़की खड़ी है कि नहीं खड़ी। अब वो लड़की उस खिड़की के पास नहीं खड़ी थी। वो लड़की इसलिए नहीं खड़ी थी क्योंकि वो लड़का जो फेरी वाला है उसने आवाज़ नहीं लगाई थी और वो उसकी आवाज़ से ही खिड़की पे आती थी। अब वो क्या करता है, हिम्मत जुटाता है और उस दहलीज पे कदम रख देता है जहाँ पे कि धंधा चलता था, देह व्यापार का काम चलता था। अब जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है अशोक खलीफा। और अशोक खलीफा उससे पूछता है कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो अंदर। तो वो लड़का कहता है कि मुझे ऊपर जाना है और उस लड़की के साथ में समय बिताना है, यानी कि वेश्या के साथ में उस लड़के को समय बिताना है। तो वो अशोक खलीफा जो होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें उसके साथ में समय बिताना है तो तुम्हें उसकी रकम चुकानी पड़ेगी। तो वो पूछता है कितने रुपए देने होंगे, तो वो उसको कुछ रकम बताता है कि इतने रुपए देने, तो वो उसको दे देता है। अब वो कहता है कि जाओ ऊपर। अब वो ऊपर जाता है, उस लड़की के कमरे में एंट्री मारता है। जैसे ही वो लड़का उस लड़की के कमरे में जाता है और जैसे ही अंदर से कुंडी लगाता है तो लड़की उसे देख के बहुत खुश होती है और उसे देख के कहती है क्या तुमने मुझे पहचाना। तो वो लड़का कहता है कि हाँ कुछ जाना पहचाना सा तो लग रहा है तुम्हारा चेहरा, लेकिन मैं सही से पहचान नहीं पा रहा हूँ, आखिर तुम हो कौन। दरअसल दोस्तों
उस रेड लाइट एरिया में कोठे पर उस लड़की ने अपने चेहरे पे मेकअप ही कुछ ऐसे किया हुआ था कि उसका चेहरा पूरा बदल चुका था। मतलब कि जो उसकी रियलिटी थी चेहरे की, वो वैसी नहीं दिख रही थी, वो मेकअप की वजह से कुछ और दिख रहा था। उसने कपड़े भी कुछ और तरीके के पहने थे कि जो लड़का था फेरी वाला, उसके तो रिश्तेदारी में दूर दूर तक ऐसे कोई कपड़े नहीं पहनता होगा। तो वो लड़का कहता है तुम्हारी आवाज़ भी जानी पहचानी सी लग रही है, चेहरा भी लग रहा है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि तुम हो कौन। तो वो लड़की कहती है कि मैं मनोज की बहन प्रतिमा हूँ। जैसे ही वो लड़की बताती है कि वो मनोज की बहन प्रतिमा है, तभी वो फेरी वाला लड़का चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़का उस लड़की को बचपन से जानता था। वो लड़का जो था फेरी वाला, वो मनोज के घर पे आते जाता था, तो उसकी बहन को जानता था अच्छी तरह से, भाई परिवार में कौन कौन है सबको जानता है। तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उस लड़की ने उस दिन कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि वो सोच भी नहीं सकता था कि प्रतिमा ऐसे कपड़े भी कभी पहन सकती है। मेकअप इतना सारा किया हुआ था कि वो ये भी नहीं सोच सकता था कि मेकअप भी ऐसा कर सकती है। उसके रंग ढंग चाल ढाल सब कुछ बदल चुका था। अब वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम यहाँ पे कैसे आई। तो वो लड़की उस लड़के को पूरी कहानी बताती है। वो लड़की बताती है कि वो रोज़ाना बाजार जाया करती थी। जब वो बाजार जाया आया करती थी तो उसको रास्ते में एक आदमी मिलता था जिससे कि वो नहीं जानती थी। अब वो रास्ते में रोज़ाना मिलता था तो आंखों से उनकी बातें होने लगी, आंखों से लेके फिर बातें बढ़ने लगी। अब बातें बढ़ने लगी तो वो लड़का क्या करता था, जो आदमी था जो उस लड़की को मिला था, वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी किया करता था। अगर उसे कुछ खाना था तो उसके लिए खाने के लिए लाया करता था, उसे कहीं घूमना था तो घूमने के लिए ले जाया करता था, उसे कुछ चीज़ चाहिए तो वो उसके लिए वो चीज़ लाया करता था, कोई गिफ्ट लाया करता था, उसे पैसे दिया करता था। ये मान लीजिए कि उस लड़की के सारे खर्चे वो आदमी उठा लिया करता था। वो लड़की बड़ी खुश होती है और उस आदमी से प्यार करने लग जाती है। और वहीं उसके घर में उससे सारे दिन काम करवाया जाता था, उसको डांटा फटकारा जाता था। कोई गलती हो जाती थी तो उसे सुनाया जाता था कि तुमने आखिर ऐसा कैसे कर दिया, क्या तुम्हें बुद्धि नहीं है। तो वो लड़की क्या है, यहाँ से अपने घर से परेशान हो चुकी थी और उस आदमी के प्यार में फंस गई थी, जो कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा था। तो उसे वो आदमी ऐसा लगता था कि मानो उसे उसके सपनों का राजकुमार मिल गया हो। अब वो लड़की उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही मरना चाहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तो वो लड़का कहता है कि अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो तुम्हें पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए। वो लड़की पूरी तरह से तैयार हो जाती है, अपना सामान चुपचाप से अपने एक बैग में रखती है। जितने पैसे हो सकते थे वो अपने घर में से निकाल के उस बैग में रखती है और उस लड़के के पास पहुंच जाती है। अब वो जब उस लड़के के पास पहुंचती है तो वो लड़का उस लड़की को लेके उस गांव से भाग जाता है। अब वो लड़का क्या करता है, 2-4 दिन तो उस लड़की को अपने पास रखता है, लेकिन उसके बाद कहता है कि देखो मैं तुम्हें हमेशा तो अपने पास रख नहीं सकता, मुझे भी काम धंधा करना है, मुझे भी काम पे जाना है। तो ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें किसी के पास छोड़ देता हूँ, मैं समय से आ जाया करूँगा, तुमसे मिल जाया करूँगा, फिर उसके बाद काम पे चला जाया करूँगा। अब वो आदमी उस लड़की को एक महिला के पास छोड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ पे इनके पास रहो, ये मेरी मौसी हैं, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी और जो भी गृहस्थी का सामान है मैं वो लेके तुम्हारे पास वापस आता हूँ। लड़की को ये भी नहीं पता था कि आखिर जो आदमी था वो लड़का ही था। उस लड़की को ये नहीं पता था कि आखिर ये लड़का है कौन, कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता। वो लड़की उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो बस एक ही चीज़ में अंधी हुई पड़ी थी कि वो लड़का उससे प्यार करता था, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था, उसके लिए सामान लाता था। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों से ही वो लड़की उससे प्यार करने लगी। अब वो उस महिला के पास उसको छोड़ के गया है तो वो उस महिला को भी नहीं जानती, उसने ना कभी उससे पहले कभी फ़ोन पे बात की, ना किसी कैसी बात की। अब वो लड़की उसके पास रहती है और वहाँ पे 1-2 दिन रुकती है। अब समय बीतता है, 1-2 दिन बीतते हैं, तभी उस लड़की के सामने ग्राहक लाके खड़ा कर दिया जाता है। अब जैसे ही उस लड़की के सामने ग्राहक लाके खड़ा किया जाता है तो लड़की उसे देख के चौंक जाती है कि ये हो क्या रहा है। अब वो लड़की इसका विरोध करती है, वो कहती है कि मैं कोई गंदा काम नहीं करूँगी। अब जैसे ही उस लड़की ने इसके काम को करने के लिए मना किया, तभी वो लोग क्या करते हैं, उस लड़की को पकड़ते हैं, मारते हैं और पीटते हैं। उसके बाद में उसको एक ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि वो इंजेक्शन लगते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। अब जब वो लड़की बेहोश हो जाती है तो उसके पास अलग अलग कईयों लोग आते हैं, उसके साथ में गंदा काम करते हैं, गंदा कृत्य करते हैं और उस गंदे काम को करते करते जो उसकी मौसी होती है उसका वीडियो बना लेती है। और जब वो लड़की जब होश में आती है, उसे भूख लगी होती है तो खाना मांगती है, तो वो उसे खाना नहीं देते, वो उसे पकड़ के मारते हैं और उसके साथ साथ वो वीडियो दिखाते हैं कि ये देखो तुम ये काम करोगी या नहीं करोगी। तो लड़की रो रही होती है,
वो उसको वीडियो दिखाते हैं, वो लड़की खाना मांग रही होती है लेकिन वो उसे खाना नहीं देते और उसे बार बार मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना होगा, अगर नहीं करोगी तो ये जो वीडियो है हम ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को दिखा देंगे कि देखो ये लड़की क्या काम करती है, और फिर तुम्हें राजी राजी गैर राजी ये काम करना पड़ेगा और फिर तुम्हारे परिवार की बदनामी होगी। अब वो लड़की चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी और उसके साथ रोजाना 3 से 4 आदमी आते थे और जो उनके मन में आता था वो उसके साथ किया करते थे। लेकिन उधर उस लड़की के घर वाले दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर की लड़की गायब हो चुकी है और अब उसके घर वाले क्या करते हैं, प्रतिमा को जहाँ तहाँ ढूंढते हैं। लेकिन उनसे एक गलती हो जाती है। गलती ये होती है कि वो अपने नज़दीकी किसी भी पुलिस स्टेशन या थाने में नहीं जाते और ना ही पुलिस को ये बताते कि उनकी लड़की खो गई है, गायब हो गई है, भाग गई है, क्या हो गया है। अब उन्होंने पुलिस वालों को नहीं बताया तो पुलिस वाले भी बेचारे क्या करें, उन्हें किसी को पता ही नहीं है, उनके पास रिपोर्ट नहीं लिखाएगी तो पुलिस को कैसे पता चलेगा भाई कि उनकी लड़की खोई है। अब उसके घर वाले क्या करते हैं, जहाँ जहाँ जा सकते हैं, जिससे पूछ सकते हैं और उसके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, सब जगह पूछते हैं कि क्या प्रतिमा के बारे में कोई जानकारी है, वो कहाँ जा सकती है, किसके पास जा सकती है। वो अपने व्यक्तिगत तरीके से जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें आखिर तक प्रतिमा नहीं मिलती। उसके बाद में उसके घर वाले थक हार के बैठ जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिमा अपनी मर्जी से किसी के साथ हमारे घर को छोड़कर भाग गई है और वो किसी के साथ अब घर बसा के रहने लग गई है। दोस्तों, उस लड़की की उम्र महज 16 साल थी। प्रतिमा की उम्र 16 साल थी लेकिन उसे 16 साल की उम्र में ही प्यार का चस्का लग गया। अब उसे प्यार का चस्का ऐसा लगा जिससे उसने प्यार किया, उसने उसे ले जाकर एक कोठे पर बेच दिया। अब कोठे पर बेच दिया तो अब देखिए प्यार कितनी अच्छी तरह से निभाया जा रहा था उस लड़की के साथ में। दिन में 4-4, 5-5 लोग आते थे और उसके साथ में जितना गंदा कृत्य किया जा सकता था उतना गंदा कृत्य करते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब वो कोठे के अंदर होती है तो बाहर से एक फेरी वाला जा रहा होता है और फेरी वाला अपने सामान की जोर जोर से आवाज़ लगाता है। अब जैसे ही वो फेरी वाला उस सामान की आवाज़ लगाता है तो प्रतिभा के कानों में उसकी आवाज़ जाती है और उस आवाज़ को सुनते ही वो बहुत आकर्षित हो जाती है और भागकर खिड़की पर जाती है। खिड़की पर जाकर देखती है कि नीचे एक लड़का फेरी वाला है जो आवाज़ लगा रहा है। दोस्तों, वो लड़का जो था ना फेरी वाला, वो उसके भाई का बचपन का दोस्त था। होता क्या था कि वो बचपन में जब उसके घर पे आता था तो उसके भाई को जोर से आवाज़ लगाया करता था। वही आवाज़ उसकी आज भी वैसी ही थी और उस लड़के की आवाज़ को जैसे ही वो सुनती है प्रतिमा, वो पहचान जाती है कि ये मेरे भाई का दोस्त है। अब उसके मन में एक उम्मीद जाग जाती है कि ये मेरे भाई का दोस्त मेरे को यहाँ से बचाकर ले जाएगा। दोस्तों, इसीलिए वो लड़की बार बार खिड़की पे जाकर उस फेरी वाले को इशारा करती थी, बुलाती थी और फेरी वाले ने बड़ी हिम्मत की और वो उस लड़की के पास जाता है और वो लड़की उसे पूरी कहानी सुनाती है। अब क्या होता है, वो फेरी वाला कम से कम 4-5 बार उस लड़की के पास जाता है और उसके साथ समय बिताता है। समय बिताने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। वो लोग अंदर प्लानिंग करते हैं कि आखिर यहाँ से निकला जाए तो कैसे निकला जाए। अब क्या होता है, उनकी प्लानिंग तो इधर चल रही होती है। एंड में वो फेरी वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद वो उसे वहाँ से नहीं निकाल पाएगा, तो अपने अंदर हिम्मत जुटाता है और मनोज के पास जाता है और मनोज को उसकी बहन के बारे में सारी बातें बता देता है। उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन मिल चुकी है लेकिन वो बखरी के एक रेड लाइट एरिया में है और उसे वहाँ से निकालना बहुत ही टेढ़ी खीर है। दोस्तों, अब क्या होता है कि मनोज और उसका दोस्त दोनों प्लानिंग करते हैं और वो दोनों प्लानिंग करने के बाद उस रेड लाइट एरिया में जाते हैं। वहाँ पे 2 लड़कियाँ होती हैं। एक लड़की होती है झारखंड की और एक लड़की होती है मनोज की सगी बहन। झारखंड की लड़की के साथ उसका दोस्त चला जाता है और मनोज अपनी सगी बहन के साथ उसके कमरे में चला जाता है। दोस्तों, अब उसकी बहन उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि उसके साथ शुरू से लेके अब तक क्या क्या हुआ, किस किस रेड लाइट एरिया में उसको बेचा गया, कहाँ कहाँ वो रही थी और कितने लोगों ने उसके साथ में अब तक गलत काम कर दिया। वो बताती है कि कभी वो किशनगंज में रही थी, कभी वो बखरी के उस रेड लाइट एरिया में रही थी। दोस्तों, जो बखरी का जो एरिया था वो उस लड़की के घर से 180 किलोमीटर दूर होता है मात्र। लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता था कि वो अपने घर से कितनी दूर है, क्योंकि वो लड़की अपने घर से कभी निकली ही नहीं थी। वो सिर्फ बाजार तक जाती थी, अपने स्कूल तक जाती थी, इसके अलावा वो कहीं नहीं गई। और वो कहीं गई तो सीधे अपने झूठे प्यार के चक्कर में पहुंची सीधे कोठे। अब मनोज क्या करता है, मनोज उस कमरे से निकलता है और उसने बहुत ही होशियारी का काम दिखाया।
वो बखरी के पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पे जाके अपनी पूरी कहानी सुनाता है। दोस्तों, जो बखरी का पुलिस स्टेशन था उसके जो एसएचओ थे वो थे शरद कुमार, और शरद कुमार उसकी पूरी कहानी सुनते हैं। और उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद 001/2018 आईपीसी की धारा 366, 372, 373 सेक्शन 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर विजय कुमार को सौंपी गई। और साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर शरद कुमार, सब इंस्पेक्टर परशुराम, श्याम बाबू, रामजी नट और महिला पुलिस बल यहाँ से जाते हैं और उस कोठी पर जाकर सीधा छापा मार देते हैं। दोस्तों, जब वो वहाँ पे छापा मारते हैं तो वहाँ पे जो अशोक खलीफा होता है वो तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ से एक महिला मिलती है जिसका नाम होता है नसीमा खातून। और नसीमा खातून को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वहाँ पे उन्हें 2 लड़की मिलती हैं, जिनमें कि एक लड़की झारखंड की होती है और दूसरी लड़की जो होती है वो प्रतिमा होती है। उन दोनों को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। अपने कब्जे में लेने के बाद उन दोनों लड़कियों का मेडिकल परीक्षण होता है। मेडिकल परीक्षण होने के बाद उनका मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के बाद उन दोनों के घर वालों को सौंप दिया जाता है। और उसके बाद ये खबर अखबारों में छप जाती है। ख़ास तौर पे इस खबर को जो प्रकाशित किया था वो किया था बीबीसी ने, और बीबीसी ने जो वहाँ के एसएचओ शरद कुमार होते हैं उनका पूरा इंटरव्यू भी लिया था। उनके बाद उस लड़की का बयान लिया, उसके बाद उसके भाई का बयान लिया और उसके बाद उस फेरी वाले का भी बयान लिया था और उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारे दिमाग में ये नायाब तरीका आया कहाँ से कि इस कोठे से कैसे निकला जाए। दोस्तों, वो नायाब तरीका आया था उस लड़की के दिमाग में, क्योंकि वो पिछले 3 साल से उस कोठे से निकलना चाहती थी और उसने बहुत सारी कोशिशें भी की, लेकिन उसकी कोशिश हर बार फेल हो जाया करती थी। और जैसे ही वो कोशिश उसकी फेल होती थी तो वो लोग पकड़ के उसे बहुत बुरी तरह से मारा करते थे। अब वो लड़की अपनी हिम्मत हार जाती है और अपना सरेंडर कर देती है। वो सोचती है कि उसका भविष्य शायद इस कोठे पे ही ख़त्म है। अब एक दिन क्या होता है, जो उसके भाई का दोस्त जो फेरी वाला होता है वो वहाँ से गुजरता है। जैसे ही उसकी आवाज़ उस लड़की के कान में पड़ती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। उसके बाद में इन तीनों लोगों ने मिलकर प्लान किया और जैसे तैसे करके इस कोठे से उस लड़की को आज़ाद कराया गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है और जताना है कि आप अचानक से ही किसी भी अनजान व्यक्ति पर एक साथ भरोसा ना कर लें। क्योंकि आज का युग तो बहुत आगे बढ़ गया, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने सारे आ गए हैं कि वहाँ पे लड़का लड़की तुरंत ही फ्रेंडशिप कर लिया करते हैं और दोस्त बन जाया करते हैं। और दोस्ती करने के बाद वो लोग प्यार करने लगते हैं और जब प्यार करते हैं तो लड़की जो होती है प्यार में अंधी हो जाती है और उन लड़कों के साथ भाग जाया करती हैं। लेकिन उस प्यार में अंधी होने के बाद जब वो भागती हैं तो उसके बाद क्या होता है, उस लड़की की ज़िंदगी अचानक से ही ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप 1000 बार सोचें, क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति को नहीं जानते कि उसके मन में क्या है, वो कैसा है, वो हमारे साथ क्या कर सकता है। और अपने माँ बाप के खिलाफ़ तो कभी ना जाएं। कहा जाता है कि माँ बाप के खिलाफ़ जाकर जो हम फैसला लेते हैं ना, वो 99% कारगर नहीं होते। नमस्कार।